हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस बढ़िया से चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स की दुकान। और इस दुकान में सब कुछ मुफ्त है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक। तो आज का हम लोग सबसे पहले गोल लिख लेते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो आज हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। और एट लास्ट जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, आज का ये हमारा गोल है। इस गोल को कंप्लीट करते हुए हम लोग आज अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा गोल है उसको शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। देखिए, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है ना, कोई एक न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस में क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस में क्या हुआ, दो तरीके से ये टूट गया। मतलब दो तरीके के डिकेज हो गए ना, ये दो तरीके से टूट गया है ना। ये क्या हो गया, दो तरीके से टूट गया। ठीक, अब ये न्यूक्लियस टूट के मान लेते ए बना रहा है और बी बना रहा है। ठीक, ए बना रहा है और बी बना रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो है टी हाफ ए, और इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो क्या है, टी हाफ बी। ठीक है, दोनों की हाफ लाइफ हमने कंसीडर कर ली, टी हाफ ए और टी हाफ बी। ठीक, दोनों की हाफ लाइफ हमने कंसीडर कर ली। अब हम लोगों को अब बात किसकी करनी है, हम लोगों ने करी बात की, हम लोग पैरेलल डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा कि अगर जो टोटल एवरेज लाइफ होगी, टोटल जो लेमडा होगा वो किसके बराबर होगा, वो लेमडा ए और लेमडा बी के बराबर होगा, है ना। वो किसके बराबर होगा, लेमडा ए और लेमडा बी के बराबर होगा। अगर लेमडा की जगह लिखे ln2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू, यहां लिखे ln2 अपॉन टी हाफ ऑफ ए प्लस ln2 ऑफ टी हाफ ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से अगर ln2 हटाए तो टी हाफ जो आया वो आया किसके बराबर, 1 अपॉन टी हाफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको रिएक्शन दिया है और आपसे कह रहा है कि जब ये ए बनता है उसकी हाफ लाइफ दी है, ये बी बनता है उसकी हाफ लाइफ दी है, दो अलग अलग रिएक्शंस की हाफ लाइफ दी है हमको, आपसे कहे कि इक्विवेलेंट हाफ लाइफ क्या होगी, है ना। इक्विवेलेंट हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियस है जो ए और बी जिसमें एक साथ हो रहे होंगे उसकी हाफ लाइफ आपको बतानी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी। और आपको साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि जो टी हाफ होगा ये लेस देन होगा किसके, टी हाफ ऑफ ए, और ये लेस देन टी हाफ ऑफ बी के भी होगा। मतलब अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ये दो प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी एक की हाफ लाइफ टी हाफ ए है और एक की हाफ लाइफ टी हाफ बी है, तो अगर ओवरऑल हाफ लाइफ निकालनी इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन की, वो क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल हाफ लाइफ से कम आएगी, है ना। तो ये हम लोगों को पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में पढ़ना था, जहाँ पे लेमडा क्या है, मीन एवरेज लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है, मीन एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन ए। ठीक है, मीन एवरेज लाइफ ऑफ रिएक्शन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln2 अपॉन टी हाफ, इसको लिख सकते हैं ln2 अपॉन टी हाफ ऑफ ए प्लस ln2 अपॉन टी हाफ ऑफ बी। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल डिसइंटीग्रेशन। कई बार आपको क्वेश्चन में ये कह देता है कि एक रिएक्शन की हाफ लाइफ ये दी है और एक रिएक्शन की हाफ लाइफ ये दी है और दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, है ना,
तो उस केस में अगर आपसे पूछे कि टोटल हाफ लाइफ क्या होगी इस पूरे रिएक्शन की, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हमको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें मोस्ट ऑफ द आपको यूट्यूब वीडियोस पे नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली तरफ बढ़ते हैं। अपनी जो अगला टॉपिक है उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन की बात हम लोगों ने थोड़ी सी तब करी थी जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे थे और एक कर्व बनाया था हम लोगों ने, एक कोई ऐसा कर्व बनाया था, कुछ इस प्रकार का कर्व बनाया था कि यहाँ पे हमने क्या प्लॉट कर दिया था, यहाँ पे प्लॉट कर दिया था हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है। इनके बीच में जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था, तो ये जो ग्राफ था ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था, ठीक है। ये कुछ ऐसा ग्राफ बना था, ठीक। और हमने आपसे कहा था कि इस तरफ मतलब अगर एक लाइन हम लोग खींचे, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, तो एक रीजन था जहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियस हमको मिल रहे थे, है ना, और एटॉमिक नंबर जो लेस देन 30 था वहाँ पे अनस्टेबिलिटी मिल रही थी, और एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 170 था वहाँ पे अनस्टेबिलिटी मिल रही थी। और हमने आपसे कहा था कि जो एटॉमिक नंबर जिसका लेस देन 30 है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? लाइट न्यूक्लियस कहेंगे, लाइट न्यूक्ली कहेंगे। और एटॉमिक नंबर जिसका ग्रेटर देन 170 था उसे हम लोग क्या कहेंगे? हैवी न्यूक्ली। अब ये जो लाइट न्यूक्ली और हैवी न्यूक्ली दोनों अनस्टेबल होते हैं, और हमने आपसे कहा था जो हैवी न्यूक्ली होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं और न्यूक्लियर फिजन करते हैं जिससे वो अनस्टेबिलिटी गेन कर पाए। तो हैवी न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। और जो लाइट न्यूक्लियस होते हैं, छोटे न्यूक्लियस होते हैं, ये कंबाइन करके क्या करते हैं? बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं जिससे स्टेबल हो पाए। तो ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, ये फ्यूज होते हैं और वो उनका फिजन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन बेसिकली है क्या? न्यूक्लियर फिजन बेसिकली क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2, मेजरली लिख देते हैं, मेजरली और मोर फ्रेगमेंट्स व्हेन न्यूट्रॉन इज स्ट्राइक्ड। क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू 2 मेजरली इसलिए लिखा कि ज्यादातर जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो बाइनरी होता है ना, वो बाइनरी रिएक्शंस होती हैं। मतलब ज्यादातर आपको फिजन में 2 ही जो आउटपुट जो मिल रहा होगा, जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा वो 2 में ही मिल रहा होगा मेजरली, ठीक है। 3 में रेयरली मिलता है, ठीक है। ज्यादातर 2 ही प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, मतलब एक जो न्यूक्लियस है वो 2 में ही बढ़ता है ज्यादातर। इस वजह से यहाँ पे हमने मेजरली लिख दिया। और मोर फ्रेगमेंट्स, ज्यादा में भी टूट सकता है, वो भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। व्हेन न्यूट्रॉन से स्ट्राइक, जब न्यूट्रॉन को इसमें स्ट्राइक किया जाता है तो क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक ए है हमारे पास हैवी न्यूक्लियस जिसमें हमने न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करा, पहले वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? इसको एक्साइट कर देगा, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये ब्रेक कर जाएगा, और मान लेते हैं 2 पार्टिकल में ब्रेक कर गया और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज होती है 93% काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही रिलीज होती है ना, 93% काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो पर फिजन एनर्जी रिलीज जो होती है, एनर्जी रिलीज वो होती है अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और ये ऑलमोस्ट हर फिजन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो हमको याद ही रखना है, ठीक है।
पर फिजन जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और 93% जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही निकलती है, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ 7% होता है वो गामा रेस की फॉर्म में निकलती है। 7% जो होती है वो गामा रेस की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज ही होती है, ठीक है। चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो एवरेज नंबर ऑफ, अगर आप कहोगे कि एवरेज नंबर ऑफ जो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो एवरेज पर फिजन लगभग 2.5 होते हैं, 2.5 होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस, एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज अराउंड 2.5, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि एवरेज नंबर ऑफ जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बन रहे हैं एक न्यूक्लियस से, हैवी न्यूक्लियस से, वो लगभग 2.5 होते हैं, है ना। लगभग कितने होते हैं, 2.5 होते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर मेजरली किस में देखने को मिलता है, यूरेनियम में, है ना। एग्जाम्पल है फिजन ऑफ न्यूक्लियस, एग्जाम्पल है फिजन ऑफ यूरेनियम, फिजन ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है। यूरेनियम 235 का जो फिजन होता है वो इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बात आपको फिजन के लिए याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, फ्यूजन की। ये तो बात हो गई फिजन की, ठीक है। फ्यूजन की बात कर लेते हैं। अब अगली बात किसकी कर लेते हैं, फ्यूजन की। फ्यूजन जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे फ्यूज करते हैं, है ना। फ्यूज का मतलब क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियस इनटू अ सिंगल हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज द फिनोमेना of fusing of two lighter nucleus to form single heavy nucleus, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो न्यूक्लियाई है, जो दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक सिंगल हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, हाँ, मेनली observed in sun. It required very high temperature, very high temperature. क्यों वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, देखो उसका भी कारण। जैसे मान लीजिए कि हमको दो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियाई है ये है, ठीक है, एक ये न्यूक्लियाई है बी। इनको कंबाइन करके हमको क्या करना है, एक सिंगल न्यूक्लियर में कन्वर्ट करना है ना, सी, है ना, हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट करना है, हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ये हमारे लाइट न्यूक्लियर, और ये भी हमारा भी लाइट न्यूक्लियर, ठीक है। ये दो हमारे लाइट न्यूक्लियर, उसको कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट होना है। अब जब इनको कंबाइन होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, है ना। इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तेज काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूक्लियर की, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी न्यूक्लियर की, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक आपको पता होगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, है ना, ये पढ़ा होगा। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इनको बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और क्यों बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब ये आपस में पास में आएंगे, है ना, तो इनको इतने पास में लाना पड़ेगा, इनको इतने पास में लाना पड़ेगा कि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने लगे। और न्यूक्लियर फोर्स के लिए आप जानते हो जो ऑर्डर होता है वो फर्मी की रेंज में होता है ना। तो इसका मतलब इन दोनों न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा पास लाना पड़ेगा। अब दोनों न्यूक्लियस में क्या है, दोनों न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, दोनों न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी उससे टैकल करते हुए हमको इनको पास लाना होगा। तो इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होगी। उस हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जब हम लोग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की। जब दोनों न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर सके, टैकल कर सके, तब क्या होगा, ये जाके आपस में फ्यूज कर जाएंगे और हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे, है ना। तब ये जाके फ्यूज कर जाएंगे और हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे, है ना। तो बेसिकली होगा क्या, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, वो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, उसको टैकल कर लेगी, है ना, उसको क्या कर लेगी, टैकल कर लेगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को टैकल करते हुए, है ना, उससे ज़्यादा हो जानी चाहिए, ठीक है। जब इसके बराबर होगी तो ये क्रिटिकल कंडीशन होगी, है ना, ये उसके बराबर हो जाएगी तो क्रिटिकल कंडीशन, जरा से उससे ज़्यादा हो गई तो ये जाके मॉलिक्यूल कंबाइन करके हैवी न्यूक्लियस बना लेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियस होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लगभग बराबर होना चाहिए, है ना। तब हम लोग कहेंगे कि ये कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बना पाएगा, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर फ्यूजन, ठीक है। और इतना हाई टेम्परेचर हमको मेजरली सन में ही देखने को मिलता है। इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन मेजरली हमको सन में ही ऑब्जर्व होता है। इसमें जो एनर्जी है वो उसकी मतलब अगर हम लोग उसके हिसाब से देखें तो इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज अराउंड 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसमें कितनी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितनी है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज बाय फिजन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन। ये बात भी आपको याद रखनी है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो गई फ्यूजन के लिए, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर फ्यूजन सबसे पहली चीज तो क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और दूसरी चीज हाई प्रेशर भी चाहिए होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हाई प्रेशर भी चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, ठीक है। तभी क्या हो पाएगा कि ये लाइटर न्यूक्लियस मिलके हैवी न्यूक्लियस बना पाएंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डस्टर अब अगली बात आती है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अगली बात क्या आती है, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होते हैं। अब
न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप जानते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या होता है? इट कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके कुछ हिस्से होते हैं जो हमको याद रखने हैं। एक होता है फ्यूल, दूसरा होता है कंट्रोल रॉड्स, तीसरा होता है मॉडरेटर और चौथा होता है कूलेंट। इन 4 हिस्सों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये होता कैसा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? कंक्रीट की एक वॉल बनाते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीट की वॉल बनाते हैं। तो ये क्या है? कंक्रीट वॉल। ठीक, कंक्रीट वॉल में क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे फ्यूल रॉड्स। ये क्या होते हैं? फ्यूल रॉड्स। ये बेसिकली फ्यूल रॉड्स है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी है फ्यूल रॉड्स जो कि किससे बनी हुई होती हैं? यूरेनियम से। ठीक, और क्या करते हैं? इन फ्यूल रॉड्स के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं? कुछ रॉड्स और भी इनबिल्ट कर देते हैं। ये जो रॉड्स होती हैं इनका नाम होता है कंट्रोल रॉड्स। इनका नाम क्या होता है? कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, और क्या करते हैं कि ये जो कंक्रीट वॉल है इसी में यहाँ पे क्या करते हैं? कंक्रीट वॉल के अंदर ही क्या करते हैं? यहाँ पे कूलेंट भर देते हैं। क्या भर देते हैं? कूलेंट। ठीक, यहाँ पे क्या भर दिया? यहाँ में भर दिया कूलेंट। ठीक, उसके बाद क्या करा कि इसके थ्रू ही हमने एक पाइप बनाया। एक पाइप बनाया। ये जो पाइप है ये जाता है एक वाटर से भरे टैंक पे, है ना? यहाँ पे कहाँ जाता है? वाटर से भरे टैंक पे जाता है। ठीक है, यहाँ क्या भरा होता है? वाटर टैंक होता है। फिर क्या करता है? वाटर टैंक से घूम के फिर ये वापस इसमें चला जाता है। इसमें। और इस वाटर टैंक के थ्रू क्या होता है कि ये जो पाइप है अब ये जो पाइप है यहां से एक लगा होता है। इस पाइप में क्या हो रहा होता है? स्टीम जनरेट होती है। इस पाइप में स्टीम जनरेट होती है। ठीक है, इस पाइप में क्या होती है? स्टीम जनरेट होती है। तो ये क्या होता है? वाटर टैंक से जो होता है ये क्या होता है? यहाँ पे एक स्टीम जनरेट होती है, क्योंकि देखो ये जो कूलेंट होता है ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब इसमें रिएक्शन होती है तो गर्म हो जाता है। इसको भी हम समझा देंगे। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ से स्टीम जा रही है। ये जो स्टीम वाला पाइप है ये स्टीम वाला पाइप है। यहाँ पे एक टरबाइन लगा दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? टरबाइन लगा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे टरबाइन निकाल दी जाती है। यहाँ से स्टीम आ रही है और ये जो टरबाइन है ये कनेक्ट किससे होती है? जनरेटर से। और ये जनरेटर क्या करता है? फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है इसमें। यहाँ पे कंक्रीट की वॉल इसलिए लगाई जाती है क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो आइसोलेटेड रहे एनवायरनमेंट से। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर की जो है वो कंट्रोल रॉड्स हैं और जो ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं वो फ्यूल रॉड्स। फ्यूल रॉड बेसिकली किसकी बनाई जाती है, यूरेनियम की बनाई जाती है, और कंट्रोल रॉड्स बेसिकली किसकी बनाई जाती है, कैडमियम की या फिर बोरॉन की, है ना। अब कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, अब देखो ये जो यूरेनियम हो रहा है होता है यहाँ पे क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक करते हैं, और ये जो न्यूट्रॉन्स होने चाहिए ये एक थर्मल न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्लो है ना, स्पीड क्या है, स्लो, फास्ट मूविंग नहीं होती है, थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब यूरेनियम के रॉड से टकराते हैं तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे यूरेनियम में क्या होने लगता है, फिजन होने लगता है। यूरेनियम में क्या होने लगता है, फिजन होने लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमने एक न्यूट्रॉन मारा तो ये मान लेते हैं 3 न्यूट्रॉन में टूट गया। अब अगर ये 3 न्यूट्रॉन में टूट गया, अब ये जो न्यूट्रॉन अगर इसमें स्ट्राइक करेंगे जाके तो 9 न्यूट्रॉन में टूट जाएंगे, है ना। तब तो ये रिएक्शन जो हो जाएगी बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और ये कंट्रोल भी नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना। उससे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन होने का खतरा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो कंट्रोल रॉड्स आपको दिख रही हैं ये क्या करती हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या करती है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जैसे तीन न्यूट्रॉन निकले तो 2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर 1 को ही आगे भेजा। ठीक है, तो फिर यहाँ से 3 प्रोड्यूस हुए, 2 को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 1 को आगे भेजा। तो ये बेसिकली कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कंट्रोल रखती है ना। इस रिएक्शन को क्या रखती है, रिएक्शन को कंट्रोल रखने का काम करती है ना, रिएक्शन को कंट्रोल रखने का काम करती है। उसके बाद जब ये चीजें हो रही होती हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे एनर्जी आ रही होगी, है ना, एनर्जी आ रही होगी, एनर्जी हीट की फॉर्म में आ रही होगी। ये जो हीट एनर्जी है ये इस कूलेंट में ट्रांसफर हो जाती है। जब ये कूलेंट में ट्रांसफर हो जाती है, जो कूलेंट होता है वो गर्म हो जाता है ना। कूलेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब कूलेंट गर्म हो जाता है तो ये गर्म कूलेंट इधर से जा रहा होता है, फिर यहाँ पे वाटर टैंक भरा होता है, ये भी एक तरह का कूलेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये गर्म पानी, ये जो गर्म पानी इसमें जाता है तो ये वाटर टैंक, जो वाटर भरा होगा टैंक में, उसकी मदद से क्या होगा, ये इस कूलेंट को फिर से ठंडा कर देगा, और वो ठंडा कूलेंट था वो वापस यहाँ पे चला जाएगा और फिर से यहाँ पे भर जाएगा जाके, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास जो आ रहा है कूलेंट गर्म वाला, ये क्या कर रहा है, इस वाले पानी में अपनी हीट को ट्रांसफर कर रहा है। जब इस वाले पानी में हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये वाला पानी जो है बॉयल होने लगा। जब ये वाला पानी बॉयल होने लगा तो उससे स्टीम जनरेट हुई, तो वो स्टीम इसके थ्रू गई टरबाइन पे। टरबाइन पे जब जाएगी तो टरबाइन क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जब टरबाइन रोटेट करने लगेगा, टरबाइन को कनेक्ट कर दिया किससे, जनरेटर से। ठीक है, तो जब टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट कर दिया तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्क होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे ये वर्क होता है। ठीक है, देखो अब किसका क्या काम होता है। देखो फ्यूल तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है, नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसमें क्या होता है, ओनली 0.7% ऑफ यूरेनियम 235 इज प्रेजेंट, विच मीन्स very less amount of radioactive पार्ट, तो बहुत ही कम फिजन होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग नेचुरल यूरेनियम में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ पे यूरेनियम मिलाया जाता है, अलग से यूरेनियम 235 मिलाया जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेचुरल यूरेनियम को जिसमें से 0.7% यूरेनियम 235 होता है, उसको
बढ़ा के हम लोग क्या कर देते हैं, अब जो यूरेनियम होता है उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो 3% हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो बेसिकली 3% यूरेनियम हो जाती है और इसी यूरेनियम को हम लोग फ्यूल रॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्यूल रॉड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरी चीज कंट्रोल रॉड का काम हमने आपको बताया। कंट्रोल रॉड का काम क्या है, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिससे ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और एक्सप्लोजन होने का खतरा होगा, ठीक। तीसरा काम, तो कंट्रोल रॉड में कौन इस्तेमाल होता है, कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगली बात आती है मॉडरेटर। मॉडरेटर हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर की जगह। मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, स्लो डाउन करने का काम करता है। स्लो डाउन नहीं करेगा तो फिजन उतना इफेक्टिवली नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन से इतना अच्छा फिजन नहीं होता है, ठीक है। कूलेंट का काम क्या करता है, ठंडा रखना, है ना, टू कूल। और ये कूलेंट की तरह कौन काम करता है, वाटर, ठीक है, वाटर, आइस वाटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम लोग मॉडरेटर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। कंट्रोल रॉड के बारे में इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है किसके, न्यूट्रॉन को, और रिएक्शन को कंट्रोल रखता है। मॉडरेटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। और फ्यूल के बारे में हमने यहाँ पे लिख ही लिया, मॉडरेटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, इसी में ही मॉडरेटर मिलाया हुआ होता है, ये हमारा मॉडरेटर मिलाया हुआ है इसी में, है ना। इसमें क्या मिलाया हुआ होता है, मॉडरेटर। अब मॉडरेटर की जगह हैवी वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेटर बेसिकली क्या करता है, मॉडरेटर कंट्रोल्स, मॉडरेटर स्लो डाउन द speed of neutrons by colliding with them। और जो कोलिजन होना चाहिए, द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक, ठीक है। जो कोलिजन होना चाहिए मॉडरेटर के बीच में और न्यूट्रॉन्स के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है इसमें। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है मॉडरेटर के लिए, ठीक है। फ्यूल की बात कर ही ली है, कूलेंट की बात हमने कर ही ली है, सब बात हम लोगों ने कर ली है। ये हमारा डायग्राम है न्यूक्लियर रिएक्टर का। आप लोगों को इसको समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियोस है, बहुत अच्छा कंटेंट है। ऐसा कंटेंट मैं बता रहा हूँ 99% चैनल्स पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नाम याद रखिए, फिजिक्स की दुकान। इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग अगले लेक्चर में सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।